नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे कि कौन कितने पद है, कितने वेतन हैं, इसकी शैक्षणिक योग्यता कौन है, किसको अयोग्य कर दिया गया है, कब तक के इसके फॉर्म भरनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अंत तक बने रहिएगा। जानकारी के अभाव में कुछ लोग गलती कर पाते हैं, वही गलती जो आपसे ना हो इसके लिए वीडियो जरूर देखें, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले लोग बोल रहे हैं कि 300 पदों पर हॉस्टल वार्डन के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। ठीक है, अब आपके सामने है कि 300 पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि कितने कितने पदों में किस किस आरक्षणवार कितने कितने पद हमको मिला है। यहाँ पे देखेंगे अनारक्षित को, अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जाति को, उसके बाद अन्य पिछड़ा को, देखो इतना पद मिला हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इन्हीं में से महिलाओं को लगभग इतना 34 महिला इसको लेना ही होगा। इसमें आपको 9 महिला लेना होगा, इसमें 34 महिला लेना होगा, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे 11 महिला इसमें लेना होगा। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो EX मैन होते हैं उनके लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो भी यहाँ पे कितने कितने पद आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतने पद आपको निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित में 11 भूतपूर्व सैनिक रहेंगे, EX सर्विसमैन वाले रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 8, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3। मतलब इतने पद जो 25 पद है वो इनमें से निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि ये EX सर्विसमैन के लिए रहेगा। साथ ही यहाँ पे PH को नहीं लिया जा रहा है। PH को यहाँ पे जगह स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें ये लिखा गया है कि हॉस्टल वार्डन में जो दिव्यांग है उनको कुछ नियम के तहत यहाँ पे नियम दिया गया है। आप देख सकते हैं, आगे मैं दिखा दूंगा। कुछ नियम के तहत उसको यहाँ पे स्थान नहीं दिया गया है। उसी प्रकार से 2 से 71 पद होते हैं। साथ ही साथ 29 पद जो है बैकलॉग के रूप में अनुसूचित जनजाति के लिए लिया गया है। अब इसका वेतन देखें तो वेतन में आप देखेंगे मैट्रिक लेवल 6 है, मतलब 25,300 के आसपास इसका बेसिक होगा। यदि हम DA जोड़ कर देखें तो 35 से 36,000 तक के इसके वेतन शुरू में मिलेंगे। शैक्षणिक अर्हताएं की बात करें तो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। अब यहाँ पे प्रशिक्षित बोल दिया गया है, मतलब जो कंप्यूटर कर चुके हैं, इसका मतलब यही हुआ कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब जो कंप्यूटर कर चुके हैं वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। देखो पहले क्या था, कंप्यूटर के जानकार था, लेकिन यहाँ पे प्रशिक्षित कर दिया गया है। चाहे वो DCA हो, चाहे वो PGDCA हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर में प्रशिक्षित हो, तो उसमें अधिमान्यता दी जाएगी 12वीं के साथ। मतलब हर कोई इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन हायर सेकेंडरी में कितने भी परसेंटेज हो उनका, चाहे वो 3rd डिवीजन हो, 2nd डिवीजन हो, 5th डिवीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हायर सेकेंडरी के साथ साथ कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही मान्य होगी। अब देखते हैं साथी उम्र की बात करते हैं यहाँ पे। तो उम्र साथियों यहाँ पे न्यूनतम जो है 21 वर्ष बोला गया है ना। और अधिकतम जो है जो छूट दिया जाता है, जिस प्रकार से अलग अलग समय अनुसार छूट दिया जाता है उसके आधार पे अभी वर्तमान में देखें तो लगभग 40 से 45 वर्ष तक की इसमें मतलब उम्र, अधिकतम उम्र देखा गया है, जो छूट के आधार पे और अलग अलग तरीके से और छूट दिया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पे। तो सिलेबस में साथियों यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर की बात करेंगे। तो कंप्यूटर में लगभग अब 30 क्वेश्चन आएंगे। पहले 50 क्वेश्चन आते थे। 30 क्वेश्चन में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब 30 प्रश्न है तो आपको 15 लाना ही होगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण पूरा पढ़ना होगा, पूरे एक चीज़ पढ़ना होगा, लेकिन आपको इसमें केवल 5 नंबर के देंगे आपको यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे
तो यहाँ पे इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं, इसमें भी 5 नंबर मिलेंगे आपको। गणित का बहुत ज़्यादा है, इसमें गणित का बढ़िया है। जो गणित का अच्छा जानकार है उनके लिए 25 नंबर यहाँ पे प्लस पॉइंट है। उसके बाद जीके भी देखेंगे, 15 नंबर का है यहाँ पे, जो भारत के हैं। और साथ ही साथ जो है सामान्य विज्ञान भी है यहाँ पे। समसामयिकी घटनाक्रम भी है यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं खेल साहित्य के आधार पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में 5 नंबर, इसमें भी 5 नंबर। इस प्रकार से देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान को यहाँ जोड़ दिया गया है 10 नंबर का। टोटल 100 नंबर का यहाँ पे होंगे। यहाँ पे संक्षिप्त रूप से मैं लिखने का प्रयास किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्यूटर में 30 अंक आएगा, इसमें 15 नंबर अनिवार्य होगा। बाकी आप देख सकते हो गणित, सामान्य ज्ञान, सीजी का देख सकते हो, करंट अफेयर देख सकते हो, हिंदी का, इंग्लिश का और बाल मनोविज्ञान का। साथ ही यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि हम 15 नंबर नहीं लाएंगे तो क्या होगा। अनिवार्य इसलिए रखा गया है कि यदि आप 15 नंबर लाएंगे तभी आपका मेरिट में नाम रहेगा। यदि आप 15 से कम नंबर लाते हैं, कितना भी कम हो, है ना, आपका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, आपका नाम ही नहीं रहेगा, उसका मेरिट बनेगा ही नहीं यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए हमको। अब 100 नंबर का है। यदि कोई 300 पोस्ट में, यहाँ 300 पोस्ट देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दिया गया है। यदि कोई बंदा जो है कंप्यूटर के साथ साथ 70 से 80 के बीच लाता है ना, 70 से, या कह सकते हैं यहाँ पे 60 से 70 के बीच लाता है अनुमानित, मान के चलिए, 80 लाता है, लेकिन कंप्यूटर में उसका 15 नंबर ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि यही बंदा जो है 15 नंबर लाता है, बाकी में मिला के भी 60 नंबर लाता है तो इसका मेरिट बनेगा। तो हमको तैयारी कैसी करनी चाहिए, कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी विषय में अभी 100% भी लेके आते हैं और कंप्यूटर में आपका नंबर कम हो जाता है तो आपका मेरिट बनेगा नहीं, आप नहीं लग पाओगे। तो 30 में लगभग आप ऐसा तैयारी करिए कि आपका नंबर जो है बहुत अच्छा आ जाए। मान लीजिए आप इसमें 20-25 नंबर के आसपास लेके आते हैं, गणित में यदि आप 20 नंबर कम से कम लेके आते हैं, सामान्य ज्ञान में कम से कम यदि आप 10 नंबर लेके आते हैं, सीजी, करंट अफेयर और हिंदी मिला के यदि आप 10 नंबर के लेके आते हैं, है ना, इंग्लिश 5 नंबर का कम से कम 2 नंबर लेके आते हैं, इसमें यदि बाल मनोविज्ञान में कम से कम 7 से 8 नंबर लेके आते हैं, तो ऐसे ही आपका मेरिट ज़बरदस्त बनेगा। तो आपको एक टारगेट बना के चलना चाहिए कि किसमें हमको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से यदि मैं यहाँ पे दिलाता, क्योंकि मैं इसी बेस पे हूँ, मैं, है ना, तो मैं इसमें तो नहीं डालने वाला, यदि मैं दे रहता तो कंप्यूटर, गणित, सामान्य विज्ञान और बाल मनोविज्ञान को बहुत ज़्यादा दिखता, क्योंकि ये 30 और 25 यहाँ पे देखेंगे, 40, 30, 70 और 80 नंबर को तो यही हो गया। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता, अब बाकी इसमें भी फोकस करता, लेकिन लास्ट में मैं सबसे ज़्यादा इसमें फोकस करता। और इसमें अच्छा नंबर आ गया तो समझ लीजिए आपका एक पद सुरक्षित है। क्योंकि पिछले बार जब हुआ था तो लोग बहुत अच्छे नंबर लाते थे, लेकिन कंप्यूटर में जिसका नंबर नहीं था वो मेरिट से हट चुके थे। लेकिन जिसका नंबर जो है कंप्यूटर में था उसका 54-55 नंबर पे था तो उसका मेरिट अच्छा था, भले नहीं लगा नौकरी, है ना। लगभग जो है समझ ले 65 से 70 के आसपास जिसका ओबीसी में था उसका नंबर लग गया था, है ना। तो लगभग जो है जब 150 में इतना नंबर लाने वाले का नौकरी लग सकता है, तो अभी 100 नंबर का कंपटीशन टफ है, लोग भरेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षित बोला गया है। कंप्यूटर प्रशिक्षित मतलब आपको कंप्यूटर यदि कोर्स किए होंगे तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाए, और वहाँ पे बहुत सारा लिंक मैंने दे रखा है, और शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारा जानकारी मैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।